हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज हम सीआरएम के सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सब पार्ट डी और सब पार्ट ई के बारे में। हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में ए बी सी के बारे में पढ़ चुके थे और डी और ई के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। सब पार्ट डी है मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के लिए, वहीं सब पार्ट ई है कंपोनेंट्स के लिए। हम पहले पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मेंटेनेंस में। सबसे पहले रखा गया मेंटेनेंस डेटा को। तो मेंटेनेंस डेटा क्या है, इसको अप्रूव्ड कौन करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं हम। लेकिन उसके पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। मेंटेनेंस डेटा जो है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंतर्गत जो है किस प्रकार से मेंटेनेंस होना है, और जो सर्टिफाइंग स्टाफ रहते हैं, मैकेनिक रहते हैं, वो अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर सके, इसलिए मेंटेनेंस डेटा को बनाया जाता है। उसमें देख करके क्लोज प्रॉक्सिमिटी तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर सके एयरक्राफ्ट का सर्टिफाइंग स्टाफ और मैकेनिक के हेल्प के लिए मेंटेनेंस डेटा को बनाया जाता है। इसका अप्रूवल एक टाइप सर्टिफिकेट होल्डर कर सकता है, डीजीसीए कर सकता है, और एडीज भी इसका अप्रूवल कर सकते हैं। जो भी लेंदी मेंटेनेंस हो गए उसके लिए वर्क कार्ड या फिर वर्क शीट का यूज किया जाता है। कोई भी जैसे कि स्पेशलाइज टास्क है, जैसे कि मैंने कहा कि लेंदी मेंटेनेंस के लिए वर्क कार्ड या फिर वर्क शीट का यूज करते हैं। और किसी भी जैसे कि कोई भी है टेक्नीशियन है तो उसका मान लो कि किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है कि वो एक काम सही तरीके से कर सकता है, जैसे कि बिल्डिंग का काम कर सकता है, फिर कोई एमई हो गया कैटे वाले एमई की, इनका हाँ इस चीज़ में अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उनके पास सी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उनके पास। इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन के बारे में अब हम आपको बताते हैं। ये जो इंस्पेक्शन है ये ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है, और इनकी साइन जो है सीआरएस के इशू होने के पहले सीआरएस पर चाहिए होती है, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस। और इनका काम होता है कि जो भी वर्क डन है वो बिल्कुल सही तरीके से हो गया है कि नहीं हुआ है, वो तभी अगर हो गया रहेगा सही तरीके से सारा काम सारा मेंटेनेंस, तभी ये साइन करते हैं। और 2 पर्सन की जरूरत पड़ती है, इसमें मैंने आपको बताया कि दोनों की साइन होने के बाद ही सीआरएस इशू किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वो सीआरएस इशू करते हैं, सर्टिफाइंग स्टाफ को सीआरएस इशू करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनका बस इतना काम होता है, देखते हैं कि वर्क डन सही तरीके से हुआ है कि नहीं है, तो ये इनकी साइन होती है, तो उसके बाद सर्टिफाइंग स्टाफ सीआरएस को इशू करता है। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन न रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि एयरक्राफ्ट डिफेक्ट के बारे में। मान लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट है, उसमें छोटा मोटा डिफेक्ट है, तो सर्टिफाइंग स्टाफ का काम होता है कि वो देखे कि ये डिफेक्ट जो है थोड़ा टाइम तक हम डाल सकते हैं कि नहीं, उस डिफेक्ट को डिफर कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो डिफर करने के लायक रहता है, मतलब कि कुछ फ्लाइट तक उसको चलाने लायक रहता है, तो वो पायलट को बता देता है कि इस प्रकार की कमी आप ध्यान दीजिएगा और प्लेन को लेकर जाइए। लेकिन वो जो है अपने टेक्निकल लॉग जो ऑपरेटर का होता है उसमें लिखवाना जरूरी होता है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस रिकॉर्ड में रखा रहे कि हाँ इस प्रकार का डिफेक्ट है प्लेन में। तो ये सारी चीज़ें थी सब पार्ट डी के अंतर्गत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो मैं पूरा तो बना नहीं सकता, डी में जी बहुत और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं बनाने लगूंगा तो पता नहीं कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा और कभी सीआरएम कंप्लीट नहीं पाएगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब पार्ट डी से जो क्वेश्चन मान लो आ रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेज है कि इसी से ही आएंगे क्वेश्चन, तो अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार कोशिश करिए कि बुक भी पढ़ लो। चलिए अब हम चलते हैं सब पार्ट ई की तरफ। सब पार्ट ई के अंतर्गत कंपोनेंट को रखा गया है, और इसमें इन सब पार्ट का नाम जरूर याद रखते चलिएगा। एग्जाम देने जा रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन आता है, लगभग हर सेकंड एक बार एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सब पार्ट का नाम बताओ। तो इस सब पार्ट का नाम है कंपोनेंट। कंपोनेंट जो एयरक्राफ्ट में लगते हैं तो उनका CR-21 सब पार्ट क्यू से इशू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब इससे अप्रूव्ड हो, और इसी तरह CA Form 1 के तहत भी उनके पास अप्रूवल होना चाहिए जितने भी कंपोनेंट वगैरह होते हैं। जो कंपोनेंट वगैरह हो गए तो इन पर चिपकने वाले चीज़ों को नहीं लगाते हैं कि इनको जैसे कि एयरक्राफ्ट से लगाना है तो इसमें कोई एडहेसिव का यूज करके इनको लगाएं एयरक्राफ्ट में, तो वहाँ पर टेप का यूज करते हैं, नहीं तो इससे जो कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम टेप का यूज करते हैं। जब एक बार कोई कंपोनेंट लगाया गया उसको फिर मेंटेनेंस के लिए मान लो निकाला जाता है, तो ये नहीं कि बार बार इसको CA Form 1 के तहत फिर से इशू किया जाए, तो बस वो एक बार ही ज़रूरत पड़ती है। और एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका मेंटेनेंस मान लो किया जा रहा है, फिर लगाया जा रहा है एयरक्राफ्ट में, तो इसको हम कंपोनेंट मेंटेनेंस नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो हम बात कर लेते हैं सर्विस लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने इस बात को अपने लास्ट वीडियो में बताया था जो एम का पार्ट 1 था, लेकिन फिर से एक बार इसको थोड़ा और बताना चाहूँगा।
सर्विस लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट का मतलब ये है कि एक निश्चित टाइम के बाद जब कंपोनेंट्स को उनके काम से हटा दिया था, मतलब कि एक निश्चित टाइम के बाद, मतलब समझ लीजिए कि रिटायर कर दिया था कंपोनेंट का, उनका निश्चित टाइम फिक्स है 5 साल, तो 5 साल तक ही वर्क कर सकते हैं, उसको बाद हटा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम और एडीज जो होते हैं उसमें दिए गए रहते हैं। सर्विस लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट का जो टाइम, मतलब कि इनको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, इनको जो है फ्लाइट आवर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैंडिंग साइकिल्स में कर सकते हैं, इस प्रकार से कुछ इनको एक्सप्रेस करते हैं। अगर वह किसी नॉन कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, मतलब कि समझ लीजिए कि छोटे एयरक्राफ्ट हैं, छोटे, तो उनमें जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं अगर वो अनसर्विसेबल हो गए या फिर उनकी सर्विस लाइफ लिमिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो इस बात को सीधा उनके ओनर को बताया जाता है और उसकी कस्टडी ओनर के पास दे दी जाती है। तो ही सारी चीज़ें थी जो कि डी और ई में थी, तो इसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि मैं कवर कर दूं सारी चीज़ों को। लेकिन एक बार आप जब भी थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और कोशिश करिएगा एक बार आप भी कवर कर लीजिए। इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने पूरा वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और इस प्रकार से मैं और भी सीरीजें बनाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।